तो यूपी के विकास के सफर में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट खाद कारखाने, एम्स अस्पताल, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, इनके रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, इन सब का लोकार्पण करेंगे। साल 2016 में पीएम मोदी ने ही खाद कारखाना और एम्स की नींव रखी थी और अब वो खुद अपने हाथों से इसे जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम करीब 2.25 घंटे तक यहां पर मौजूद रहेंगे। खाद कारखाने के रूप में गोरखपुर को केंद्रित करके पूर्वांचल के किसानों को, नौजवानों को, इनके हितों को साधने का, इनके सपनों को साकार करने का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। अपने संसदीय कार्यकाल में करीब 2 दशक तक जिसके लिए वो संघर्षरत रहे, उसका परिणाम आज सामने है। गोरखपुर का खाद कारखाना मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दिसंबर में यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो राज्य को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। यूपी दौरे की शुरुआत आज यानी मंगलवार को गोरखपुर से हो रही। एम्स का उद्घाटन 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना की सौगात। इस परियोजना का किसानों को लंबे वक्त से रहा इंतजार और 13 दिसंबर को वाराणसी में पीएम अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल हैं। शुक्ल जी नमस्कार आपको। मेरे साथ संजय कुमार हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हैं, नमस्कार सर आपको। मेरठ से मेरे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गोरखपुर से विशाल पांडे। विशाल, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था योगी आदित्यनाथ का, उसको धरातल पर लाने और उस पूरे सपने को साकार करने का आज दिन है, क्योंकि आज एक लंबे इंतजार के बाद ये बड़ा तोहफा पूर्वांचल को मिलने जा रहा है। तैयारियां किस तरीके की है पीएम मोदी का आगाज इस दौरे के साथ? निधि, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर एम्स का उद्घाटन करेंगे, खाद कारखाना का उद्घाटन करेंगे, इसके अलावा रिसर्च लैब का भी उद्घाटन करेंगे। एम्स के उद्घाटन के साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वी यूपी, बिहार और नेपाल के जो लोग गोरखपुर में आते थे इलाज कराने के लिए, उनको एक बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्हें दिल्ली या बनारस का जो BHU था वहां पर नहीं जाना पड़ेगा। अब तो गोरखपुर में एम्स का फायदा ये मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम खाद कारखाना के बारे में बताना चाहें, 1990 से यह कारखाना बंद था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार जब सांसद रहे, संसद के हर सत्र में कारखाने के मुद्दे को लगातार उठाते रहे थे। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब खाद कारखाना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हर साल 12 लाख मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन यहाँ पर होगा और नीम कोटेड यूरिया से यहाँ पूर्वी यूपी के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें समय पर यूरिया की उपलब्धता हो पाएगी और उसका इस्तेमाल वो अपनी खेती में कर पाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले कई बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। आज ये उनका 11वां दौरा है। 15 जुलाई वाराणसी से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की थी और पूर्वी यूपी पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के जो भी दौरे हाल फिलहाल में हुए हैं, सबसे ज्यादा दौरे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हुए हैं, चाहे वाराणसी, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ और इसके अलावा बुंदेलखंड में भी महोबा और झांसी पीएम मोदी गए थे। आने वाले समय में भी 11 दिसंबर को बलरामपुर जाएंगे, जहां पर सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 13-14 दिसंबर को मेरे साथ है विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। जयंत अखिलेश की रैली, यानी ब्रह्म आज रैलियों का रेला लगने वाला है। जहां से आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर रैली की तैयारी कितनी खास है, दिखाएं और बताएं ब्रह्म। बिल्कुल निधि, देखिए मेरठ के दफ्तुआ में ये रैली हो रही है और पहली समाजवादी पार्टी और RLD की पहली संयुक्त रैली है वेस्टर्न यूपी में। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अभी क्या स्थिति है, क्योंकि रैली का जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे का टाइम रखा गया है। लोग पहुंचने लगे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर सियासी समीकरण की बात करें तो देखिए वेस्टर्न यूपी में पहले समाजवादी पार्टी, RLD और तमाम विपक्ष जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है वो मानकर चल रहा था कि किसानों का मुद्दा एक गेम चेंजर होगा उनके लिए इन चुनाव में। लेकिन अब चूंकि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जितना इसका असर देखा जा रहा था, पहले माना जा रहा था, वो शायद ना हो, क्योंकि ये मुद्दा अब विपक्ष के हाथों से भी निकल गया है। लेकिन आज जो संयुक्त रैली हो रही है इसमें
आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता उनके साथ है। जहां तक आरएलडी का सवाल है, जयंत चौधरी युवा चेहरा है, उनके सामने अपने परिवार के सियासी अस्तित्व की लड़ाई, सियासी अस्तित्व को बचाए रखने का सवाल होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का प्रदर्शन रहा है वो कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। लिहाजा सबसे बड़ी चुनौती जयंत चौधरी के समक्ष भी होगी और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव के लिए भी एक बड़ा चुनौती होगी, बड़ी चुनौती होगी पश्चिमी यूपी में पार्टी के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए। अभी की तस्वीरें हम आपको बताएं, प्रदर्शन देखे रहिए। मैं जल्द लौटूंगी आपके पास। सुशाल पांडे मेरे साथ है, गोरखपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। शंभुनाथ शुक्ला मेरे साथ, संजय कुमार मेरे साथ हैं। संजय कुमार, चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का जो दांव है वो एपी सेंटर कहा जाता है। इस एपी सेंटर को साधने के लिए बड़े बड़े दांव चले जाते हैं और उन्हीं दांव का नतीजा है कि एक के बाद एक पीएम मोदी हो या फिर सरकार के तमाम बड़े प्रतिनिधि क्यों ना हो, उनके दौरे लगातार जारी हैं। किस तरीके से आगामी चुनावों के मद्देनजर इस एपी सेंटर को आप आंकते हैं? नेहा, इसकी सबसे बड़ी एपिक सेंटर होने की वजह क्या है? एपिक सेंटर होने की वजह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद में विधानसभा क्षेत्र हैं। अलग अलग परिभाषा से पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखा जाता है, लेकिन तकरीबन आप समझ 140 से पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो ये माना जाता है इन 140-50 सीटों में अगर आपने बढ़त बना ली, जिस तो पार्टी की जीत लगभग सुनिश्चित हो जाती है। और सिर्फ ये कहने की बात नहीं है, देखें 2007 के चुनाव को देखें, पार्टियों ने सत्ता पर एक तरह से अपना सत्ता पर ताबीज हुई, सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन। बीजेपी ने 2017 में, 2012 में समाजवादी और 2007 बीएसपी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया। इस वजह से सारी पार्टियों का जोर है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा करें। बीजेपी के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश इस बार और अहम हो गई है। इसकी वजह बहुत साफ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसानों का बोलबाला, जाट मतदाता बाहुल्य में है, की संख्या बहुत बड़ी है, नाराज है बीजेपी से। और बीजेपी को इस बात का अंदेशा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें नुकसान हो सकता है कि चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट के बदौलत बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बीजेपी का एक प्रयास है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से उनको जो धक्का लग सकता है, उनको जो नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश से करनी पड़ेगी। इस वजह से आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बीजेपी का कितना जोर है। प्रधानमंत्री 2-3 बार रैली कर चुके हैं, बड़े बड़े बीजेपी के नेता पूर्वी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं। इस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल पर इतना जोर पार्टियां लगा रही हैं। बिल्कुल शंभू जी, पूर्वांचल की राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं और सेफोलॉजिस्ट के तौर पर संजय कुमार ने बड़े विस्तार से आंकड़ों को समझाया भी, जो हालात है उनको समझाया भी, समीकरणों को समझाया। लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही अहम संयोग है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो पूर्वांचल से होकर आते हैं। 5 प्रधानमंत्री जो है देश ने पूर्वांचल से दिए हैं। ये मात्र संयोग नहीं है, आने वाले वक्त में तस्वीर और बेहतर हो सकती है। इन तमाम समीकरणों का ख्याल रखते हुए इसको साधने की कवायद जारी है। यही वजह है कि एक के बाद एक सभी का दौरा पूर्वांचल से होकर पूर्वांचल पर सिमट रहा है ज्यादातर। देखिए निधि, इसकी एक वजह ये है कि पूर्वांचल जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय है, उतना वेस्ट यूपी सक्रिय नहीं है। यहाँ है किसान आंदोलन हुआ, लेकिन किसान आंदोलन का ज्यादातर असर जो है मेरठ सहारनपुर मंडलों में है, ज्यादा जगह नहीं है उतना। दूसरे वहां पर दूसरी समस्याएं हैं। इसके बाद जो मध्य उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आता है, इटावा से लेकर के इटावा, मैनपुरी, एटा, यहाँ चूंकि समाजवादी पार्टी का अपना गढ़ है, उनकी जो अपना जाति और उनका सामुदायिक समीकरण है वो उनको मुफीद बैठता है। जाहिर है ये इलाके जो हैं वो थोड़ा सा उतने एक्टिव नहीं है कि उनको पता है कि वोट कहाँ करना है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो हर बार अलग अलग लोगों को वोट करता है, हर बार अलग अलग लोगों को जिताता है। इसलिए बीजेपी का फोकस ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री भी वहीं से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री भी वहीं गोरखपुर से हैं, इसे सारा ध्यान अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद मेरे ख्याल से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन ही करेंगे कि वो भी लगभग बनने को तैयार है। तो इस तरह से लगता है ये बुंदेलखंड को भी जोड़ देंगे। तो बुंदेलखंड हो गया और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, इसके बाद वो पश्चिम में आएंगे। ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी सड़कें बहुत अच्छी बन गई है। थोड़ा सा है, जैसे अगर आप गाजियाबाद से जाएं एटा होते हुए तो पूरी सड़क है, ये गाजियाबाद से लगा करके अलीगढ़ के बाद
एटा तक बहुत अच्छी सड़क बन गई है, थोड़ा सा पैच बाकी है। मेरी ख्याल से चुनाव के पहले पहले वो भी पूरा हो जाएगा। तो उनका फोकस जो है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यानी 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें, उन पर ज्यादा फोकस है। किसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश हमारा रहता है तो केंद्र भी हमारा रहता है, इसलिए उत्तर प्रदेश पे भी जोर है। अब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश एक्टिव है, वहां का वोटर एक्टिव है, यहाँ राजनीतिक रूप से जागरूकता ज्यादा है, इसलिए वहां पर फोकस किया जा रहा है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो बाद में करेंगे मेरे ख्याल से, जब ये किसानों का आंदोलन कुछ धीमा पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई समझौता हो जाएगा। समझौते के आसार भी दिख रहे हैं, जैसे कि अभी वो तीनों कानून वापस हो गए, तो एमएसपी अभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसके कारण समझौता न हो पाए। जी शंभू जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए। साथ ही साथ मेरे साथ संजय कुमार थे, शुक्रिया सर आपका भी। विशाल पांडे, हम लौटते रहेंगे आपके पास तस्वीरों के लिए। गोरखपुर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और ब्रह्म हमारे साथ लगातार मेरठ से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपका भी धन्यवाद ब्रह्म। फिलहाल में रुकता होगा वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.